नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है आधुनिक समय की एक बहुत ही शानदार जीत की, जो सीधे तौर पर एक गहरे और संघर्ष से भरे इतिहास से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं रूपा मणिगढ़ की। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के जज्बे, उनके संघर्ष और कभी हार न मानने वाली हिम्मत की कहानी है। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। 8,848 मीटर। जरा इस नंबर की कल्पना कीजिए। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, मतलब सचमुच दुनिया का सबसे ऊपरी हिस्सा। ये कोई आम चढ़ाई नहीं है, ये इंसान के हौसले और उसकी सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है ना, कि इंसान का हर एक कदम जीवन और मौत के बीच का संघर्ष बन जाता है। और बिल्कुल इसी चोटी पर भारत की एक बेटी ने अपने समुदाय का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। और ये जीत कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसे ही ये खबर आई, पूरे राज्य में जश्न का माहौल बन गया। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान ही देख लीजिए, जो उस गर्व को दर्शाता है जो हर कोई महसूस कर रहा था। रूपामणि गढ़ असम की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। मतलब ये पूरे इलाके के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और प्राउड मोमेंट है। खैर, ये सफर इतना आसान भी नहीं था। रूपामणि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की पहली ऑल विमेन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट टीम का हिस्सा थी। 19 अप्रैल को टीम दिल्ली से निकली। सोचिए, 8,000 मीटर से ऊपर का वो खौफनाक डेथ जोन, जमा देने वाली ठंड और खतरनाक बर्फीली चट्टानें, इन सबको मात देते हुए इस 11 सदस्यीय महिला टीम ने 21 मई की सुबह सुबह शिखर पर अपना झंडा गाड़ दिया। और हाँ, साथ ही उन्होंने क्लीन हिमालय का एक बहुत ही जरूरी मैसेज भी पूरी दुनिया को दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर इस पर्टिकुलर चढ़ाई में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ एक खेल की उपलब्धि से कहीं आगे ले जाता है? असम के लोग इससे इतना गहराई से क्यों जुड़े हुए हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें रूपामणि के अतीत और उनके समुदाय के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो महिला है जो देश के लिए एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी है, और दूसरी तरफ उनका बैकग्राउंड देखिए। लखीमपुर जिले के लीलाबारी गांव की रहने वाली रूपामणि के पिता खेती करते हैं और उनकी माँ एक आंगनवाड़ी सहायिका हैं। मतलब एकदम जमीन से उठकर आसमान छूने वाली बात। कला में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो 2020 में आईटीबीपी में शामिल हुई और अपने 55 के सपने को उन्होंने एक ऐतिहासिक सच में बदल दिया। और यही बात हमें उनके उपनाम यानी सरनेम गढ़ तक ले जाती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। ये हमें असम के 70 लाख की आबादी वाले उस चाय बागान समुदाय तक ले जाता है जिसे अक्सर टी ट्राइब्स कहा जाता है। तो असल में देखा जाए तो ये जीत सिर्फ रूपामणि की नहीं है, ये उन 150 सालों के ऐतिहासिक संघर्ष और उस कभी न टूटने वाले हौसले की जीत है जिसे इस समुदाय ने ब्रिटिश काल से लेकर आज तक देखा है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 19वीं सदी का मध्य। अंग्रेजों को असम की चाय में भारी मुनाफा दिख रहा था, लेकिन जंगलों को साफ करने के लिए मजदूर नहीं थे। 1841 में उन्होंने मजदूरों को बाहर से लाने की कोशिश की, लेकिन हैजा फैलने से कई लोग मारे गए। फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने बेहद कड़े कानून बनाए, और पता है, 1877 से 1929 के बीच 4,19,000 से भी ज्यादा मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर असम के चाय बागानों में धकेल दिया गया। 4 लाख से ज्यादा लोग। और ये मजदूर असम के थे ही नहीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें मध्य पूर्वी भारत, जैसे आज के झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों से उठाया था। इनमें मुंडा, संथाल, कुरुक, गोंड और भूमिज जैसे कई अलग अलग आदिवासी समूह शामिल थे। अपनी जमीनों से मीलों दूर एक अनजान जगह पर लाकर इन्हें बसने पर मजबूर कर दिया गया। अब इन मासूम लोगों को वहां लाया कैसे गया? इसके लिए इस्तेमाल हुए अराकाटिस यानी दलाल। इन दलालों ने हर तरह का धोखा किया, झूठे वादे किए, यहाँ तक कि शारीरिक ताकत का भी इस्तेमाल किया। सीधे साधे आदिवासियों को नदियों के रास्ते जहाज़ों में जानवरों की तरह ठूंस कर लाया गया। हालत इतनी खराब थी कि रास्ते में ही हैजा जैसी बीमारियों से हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। ये एक बेहद दर्दनाक सफर था। और असम पहुंचने के बाद भी क्या हुआ? कोई आज़ादी नहीं मिली।
1859 का वो वर्कमेन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके लिए एक कानूनी गुलामी बन गया। अगर कोई काम से मना करता या भागने की कोशिश करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता, कोड़े मारे जाते। उन्हें कूली लाइंस में रखा गया, जहां एक इंसान को बमुश्किल 25 स्क्वायर फीट की जगह मिलती थी, मतलब एक छोटे से कमरे के आधे हिस्से जितनी जगह। उन्हें ना तो अपनी मर्जी से शादी करने का हक था और ना ही दूसरे बगान वालों से मिलने का। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 1880 के दशक में चाय बागान में हाड़तोड़ मेहनत करने वाले एक पुरुष को महीने के सिर्फ 5 रुपए मिलते थे और महिला को सिर्फ 4 रुपए, जबकि उसी समय रेलवे में काम करने वाले एक आम अकुशल मजदूर को 12 से 16 रुपए मिल रहे थे, लगभग 3 गुना का फर्क। इस भयानक आर्थिक शोषण और गरीबी ने पूरे के पूरे परिवारों को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी बागानों में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शिक्षा और ताकत ना होने के बावजूद उन्होंने चुपचाप सब कुछ नहीं सहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। 1884 का बोवाली चाय बागान का विरोध देखिए, या 1921 की हालिम हड़ताल। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। क्रिस्सन मुंडा और मालती मेम जैसे शहीदों ने तो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। मालती मेम तो असम की पहली महिला शहीद थीं, जिन्हें 1921 के असहयोग आंदोलन में पुलिस ने मार गिराया था। क्या कमाल की हिम्मत रही होगी उनमें। तो इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज ये चाय बागान समुदाय लगभग 70 लाख की एक विशाल आबादी बन चुका है। ये असम की पूरी आबादी का लगभग 20% हिस्सा है। अलग अलग जगहों से आने के बावजूद आज वो पूरी तरह से एक हो चुके हैं, सादरी जैसी भाषा बोलते हैं और असम के समाज का एक बहुत ही मजबूत और अटूट हिस्सा बन गए हैं। इसीलिए असम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। ये सिर्फ रूपामनी द्वारा एवरेस्ट की बर्फीली तूफानों को पार करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे इस पूरे समुदाय ने 150 सालों की गुलामी, शोषण और भयानक गरीबी की बाधाओं को पार करके आज दुनिया के शिखर पर अपनी जगह बनाई है। और हाँ, ये नारी शक्ति का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अभियान पूरी तरह से महिलाओं का था। असम की ही एक और बहादुर महिला भनिता तिमुंगपी इस टीम की डिप्टी लीडर थी। उन्होंने और रूपामनी ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि दुनिया की सबसे मुश्किल और जानलेवा चुनौतियों में भी महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। ये दोनों साधारण परिवारों से आती हैं और इनकी सफलता आज हर किसी के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं, जरा सोचने वाली बात है। जब एक ऐसा समुदाय जिसे कभी अमानवीय हालातों में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था, उसकी एक बेटी आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा सकती है, तो इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। जब इतिहास की इतनी भारी बेड़ियां टूट सकती हैं, तो भविष्य में ऐसे मेहनती समुदाय और कौन-कौन सी नई और अकल्पनीय ऊंचाइयों को फतेह करेंगे? ये सवाल मैं आपके विचारों के लिए छोड़ता हूं। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही।